हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लास। आज हमारा प्रत्यय प्रकरण का अंतिम प्रत्यय आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो कि है गीप प्रत्यय। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि गीप प्रत्यय का ई भाग शेष रहता है, जिसमें कुछ नियम दिए गए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहला नियम है कि ऋकारांत तथा नकारांत शब्दों में गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कौन से शब्द? ऋकारांत तथा नकारांत। ऋकारांत शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके अंत में री दिया गया हो। नकारांत क्या होते हैं? वे शब्द जिनके अंत में क्या दिया गया हो? न दिया गया हो। अर्थात री तथा न अंत वाले शब्द ऋकारांत तथा नकारांत कहलाते हैं, और उन्हीं शब्दों के बाद में हम गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं पहले नियम के अनुसार। जैसे हमने लिखा धात्री प्लस गीप, धात्री प्लस गीप। यहां पर देखो त्रय दिया गया है। यहां पर क्या दिया गया है? त्रय दिया गया है। अर्थात त्रय में क्या दिया गया है? री दिया गया है। तो ये एक ऋकारांत शब्द है। ये क्या है? एक ऋकारांत शब्द है, क्योंकि इसका अंतिम वर्ण क्या है? री है। ऐसे शब्द जिनमें त्रि का प्रयोग किया गया हो, ऐसे शब्द जिनमें किसका प्रयोग किया गया हो? त्रि का प्रयोग किया गया हो, वहां गीप प्रत्यय मिलाते समय त्रि के स्थान पर त्रय कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये त्रि था, इस त्रि के स्थान पर जब गीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या कर देंगे? त्रय कर देंगे। और गीप प्रत्यय का क्या शेष बचता है? ई शेष बचता है। तो धा, त्रय और ई, हमारा जो शब्द बनेगा वो पूरा मिलकर क्या बनेगा? धात्री। ठीक इसी प्रकार भर्तृ, यहां पर रे लिखा हुआ है, भर्तृ प्लस गीप। अब यहां पर भी देखो त्रय दिया गया है, यहां पर भी क्या दिया गया है? त्रय दिया गया है। इस त्रय के स्थान पर क्या कर देंगे? ये वाला त्रय, त्रि जो दिया गया है, इसके स्थान पर क्या कर देंगे? त्रि कर देंगे। तो हमारा जो शब्द बनेगा गीप प्रत्यय के साथ में मिलकर वो क्या बन जाएगा? भर्तृ। क्योंकि इस त्रि के स्थान पर हमने क्या कर दिया? त्रय कर दिया। इसमें गीप प्रत्यय का ई लगा देंगे, और यहां पर देखो रे शेष बचा हुआ है आधा, तो रे लगा देंगे ऊपर। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा? भर्तृ। ठीक इसी प्रकार कामिन प्लस गीप। अब यहां पर देखो अंत में न दिया गया है। कामिन में अंत में क्या दिया गया है? न दिया गया है। ऐसे शब्द जिनके अंत में न दिया गया हो वो क्या कहलाते हैं? नकारांत कहलाते हैं। तो ये कामिन शब्द एक नकारांत शब्द है। इसमें जब हम गीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो शब्द हमारा वैसा ही रहेगा। गीप प्रत्यय का जैसा कि मैंने आपको बताया ई भाग शेष बचता है। तो कामिन में जब ई को मिलाएंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? कामिनी। ठीक इसी प्रकार कर्तृ प्लस गीप, यहां पर भी देखो त्रि दिया गया है, तो इस त्रि के स्थान पर त्रय कर देंगे, जो कि गीप प्रत्यय के साथ मिलकर के क्या हो जाएगा? त्रि। अब जैसा कि यहाँ पे रे शेष बच रहा है तो रे ऊपर लगा देंगे, और आगे क्या दिया गया था? के। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो पूरा क्या बन जाएगा? कर्तृ। ठीक इसी प्रकार अभिनेत्री में जब गीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो अभिनेत्री प्लस गीप शब्द क्या बन जाएगा? अभिनेत्री। क्योंकि इस त्रि के स्थान पर त्रय हो जाएगा, और गीप प्रत्यय जब लगाएंगे तो गीप प्रत्यय का ई शेष बचता है, तो शब्द हमारा बनेगा अभिनेत्री। एक और शब्द जैसा कि यहां पर दिया गया है प्रियवादिन, यहां पर देखो अंत में न दिया गया है, तो अर्थात ये नकारांत शब्द है। और नकारांत शब्द वैसा ही रहता है। तो नकारांत शब्द में जब गीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? प्रियवादिनी। आगे इसमें बच्चों एक नोट भी है ऋकारांत शब्द का ही, कि दुहित्र, स्वश्री, तिसरी आदि में गीप प्रत्यय नहीं लगेगा। अंत में एक और लिखा हुआ है कि पितृ में भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं जो पहले से ही क्या है? स्त्रीलिंग है। ये शब्द ऐसे हैं जो पहले से ही क्या है?
स्त्रीलिंग है। और जब मैंने आपको बताया कि स्त्री प्रत्यय वही प्रत्यय होते हैं जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हो पितृ ये शब्द एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इस शब्द का किसी भी प्रकार से हम मातृ नहीं बना सकते। पितृ का पिता होता है, मातृ का माता होता है, तो इस पितृ शब्द का हम किसी भी प्रकार से मातृ शब्द यानी कोई सा भी प्रत्यय लगा के हम मातृ में इसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पितृ शब्द वैसा ही रहेगा, इसका स्त्रीलिंग हम नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम स्त्रीलिंग में अर्थात गीप प्रत्यय का यहाँ प्रयोग नहीं कर सकते। कौन कौन से? द्वित्र, स्वस्त्री, तिसरी और पितृ। इन शब्दों में गीप प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही कैसे हैं? स्त्रीलिंग हैं। अगला नियम है हमारा क्षत्रिय प्रत्यय से बने शब्द। क्षत्रिय प्रत्यय क्या होते हैं? इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर क्षत्रिय प्रत्यय की वीडियो दी गई है, आप वहां से उससे अच्छे से देख सकते हैं। तो क्षत्रिय प्रत्यय से जो बने हुए शब्द हैं उनमें गीप प्रत्यय का प्रयोग होने पर, उनमें गीप प्रत्यय का प्रयोग होने पर अंतिम वर्ण से पूर्व नए का प्रयोग होता है। अंतिम वर्ण से पूर्व किसका प्रयोग होता है? नए का प्रयोग होता है। गीप प्रत्यय जैसा कि मैंने आपको बताया, क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय के बारे में अगर आप मेरी वीडियो में देखोगे तो वहां पर क्षत्रिय प्रत्यय का अत भाग शेष बचता है। जैसे यदि हम किसी भी धातु में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा भू प्लस क्षत्रिय, तो इसका जो शब्द बनेगा वो शब्द क्या बनेगा? भवत शब्द बनेगा। ठीक इसी तरह से पठ प्लस क्षत्रिय, जब इसका प्रयोग करेंगे तो शब्द हमारा क्या बनेगा? पठत शब्द बनेगा। तो इस तरह से धातु के साथ में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में डिटेल से आप मेरी वीडियो में पढ़ सकते हैं। तो क्षत्रिय प्रत्यय से जो शब्द आपके बनेंगे उनमें हम गीप प्रत्यय का जब भी प्रयोग करेंगे तो ये जो हमारा अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण है, इस अंतिम वर्ण से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? नए का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने लिखा भवत, भवत में देखो अंतिम वर्ण क्या दिया गया है? तय दिया गया है। इस तय से पहले किसका प्रयोग करेंगे? नए का प्रयोग करेंगे। गीप प्रत्यय का क्या शेष बचता है? ई शेष बचता है। तो हमारा जो शब्द है वो क्या बनेगा? भय, वे, आदा, ने, और तय में जब ई को मिला देंगे तो हमारा शब्द पूरा क्या बन जाएगा? भवंती। तो क्षत्रिय प्रत्यय से जो बने हुए शब्द हैं उनमें अंतिम वर्ण से पूर्व हम नए का प्रयोग करते हैं। एक और उदाहरण जैसा कि पठत प्लस गीप, यहां पर तय से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? नए का प्रयोग करेंगे। तो पठत प्लस गीप इक्वल जो हमारा शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा? पठंती। अगला नियम है कि वतुप या अतुप प्रत्यांत शब्द के वत या अत के बाद गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है या गीप प्रत्यय लगता है। वतुप या अतुप प्रत्यय कहने का मतलब कि शब्द के अंत में या तो वत आए या फिर अत आए। वतुप का वत शेष बचता है, अतुप का अत शेष बचता है। तो वतुप या अतुप प्रत्यांत शब्द के वत या अत के बाद गीप प्रत्यय लगता है। जैसा कि यहाँ पे अगला नियम और है कि प्रथम व्यय, व्यय यानी होता है आयु वाचक शब्द में, प्रथम व्यय अर्थात आयु वाचक शब्द में गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी जो आपके आयुवाचक शब्द है शुरू में, वो उस शब्द में भी हम गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे श्रीमत, यहां पर देखो श्रीमत, यहां पर मत दिया गया है, यहां पर क्या दिया गया है? मत दिया गया है। मैं का अंतिम वर्ण क्या है? ए है, और यहां पर अंत में क्या दिया गया है? तय दिया गया है, अर्थात अतुप प्रत्यय का यहां प्रयोग किया गया है। तो श्रीमत में अत दिया गया है, तो इस शब्द के बाद जब हम गीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो गीप प्रत्यय का मैंने आपको बताया ई शेष बचता है। तो यहां पर शब्द हमारा क्या बन जाएगा पूरा मिलाकर? श्रीमती। अत हमारे क्षत्रिय प्रत्यय के अंत में भी बचता है, जैसा कि मैंने आपको इससे पूर्व वाले नियम में बताया था, लेकिन
आप वहां जब वीडियो को देखोगे तो क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग धातु के बाद में किया जाता है, जबकि यहाँ पर ये जो श्री दिया गया है ये एक संज्ञा शब्द है, ना कि कोई धातु। अगर धातु वाला प्रत्यय होता, धातु वाला शब्द होता हमारा जिसमें अत की ध्वनि आती है, तो वहां पर तैसे पूर्व हम न का प्रयोग करते, लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे। तो श्रीमत प्लस गीप इक्वल क्या बनेगा? श्रीमती। ठीक इसी प्रकार बलवत प्लस गीप, तो यहां पर देखो वत दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया अत या वत के बाद हम गीप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो बलवत वत दिया गया है, तो यहां पर वत जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बलवत में जब हम गीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? बलवती। अगला नियम था जो हमारा कि प्रथम आयुवाचक शब्द में हम गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जैसे कुमार और तरुण, ये दोनों आयु के प्रथम शब्द हैं। कुमार और तरुण ये आयु के हमारे कैसे शब्द हैं? प्रथम शब्द हैं। तो जब हम इनमें गीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो शब्द हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा और गीप प्रत्यय का ई इनमें हम जोड़ देंगे। तो कुमार प्लस गीप इक्वल क्या बनेगा? कुमारी। ठीक इसी प्रकार तरुण प्लस गीप इक्वल क्या बन जाएगा? तरुणी। तो इस तरह से प्रथम आयुवाचक शब्द में गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। वतुप या अतुप प्रत्यय जो अंत में दिए गए हो तो इनका प्रयोग याद रखना संज्ञा शब्दों के बाद में ही होता है। तो ऐसे शब्दों के बाद में भी हम गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अगला नियम दिया गया है, यह प्रत्यांत शब्दों में गीप प्रत्यय होने पर, यह प्रत्यांत अर्थात ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण क्या हो? यह हो। यह प्रत्यांत शब्दों में गीप प्रत्यय होने पर हल के बाद यह का लोप होता है। हल के बाद कहने का मतलब कि अगर यह दिया गया है अंत में और उससे पहले कोई हल वर्ण हो, हल वर्ण अर्थात व्यंजन, हल वर्ण अर्थात व्यंजन हो, तो वहां पर इस य का क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं और उस हल वाले वर्ण में ही हम गीप प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे कि यहां पर देखो एक शब्द लिखा गया है गार्ग्य, यहां पर एक शब्द है कौन सा? गार्ग्य। तो यहां पर अंतिम वर्ण क्या है हमारा? यह है। अंतिम वर्ण क्या है? यह है। उससे पूर्व हलंत वर्ण क्या दिया गया है? ग दिया गया है। रे तो ग से भी पहले दिया गया है, ठीक है ना? तो यहां पर यह जो दिया गया है वो आपका अंतिम वर्ण है, उससे पूर्व आपका हलंत अर्थात व्यंजन वर्ण दिया गया है। तो इस य का तो हम क्या कर देंगे? लोप कर देंगे और इसी अंतिम वाले वर्ण में हम क्या जोड़ देंगे? गीप प्रत्यय जोड़ देंगे। तो इस तरह से गार्ग्य प्लस गीप इक्वल जो शब्द बनेगा वो शब्द क्या होगा हमारा? गार्गी। ठीक इसी प्रकार आगस्त्य, आगस्त्य में देखो ये दिया गया है, ये से पूर्व तय आधा है अर्थात व्यंजन वर्ण है, तो इस ये का तो क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और इसी तय में हम गीप प्रत्यय जोड़ देंगे। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? आगस्ती। यहां पर यह का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और इसी तय में हम गीप प्रत्यय जोड़ देंगे। और जैसा कि आपको पता है गीप प्रत्यय का ई शेष बचता है, तो आगस्त प्लस ई इक्वल क्या बनेगा? आगस्ती। अगला नियम है द्विगु समासांत अकारांत शब्दों में गीप प्रत्यय लगता है, अर्थात ऐसे शब्द जो आपके द्विगु समास से बने हुए हो, ऐसे शब्द जो द्विगु समास से बने हुए हो उन अकारांत शब्दों में हम गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास वह समास होता है जिसका प्रथम वर्ण, जिसका प्रथम वर्ण कैसा हो? संख्यावाचक। जिसका प्रथम वर्ण कैसा हो? संख्यावाचक तथा दूसरा वर्ण संज्ञावाचक हो। पहला वर्ण तो संख्यावाचक और दूसरा वर्ण
संज्ञावाचक हो वह आपका द्विगु समासांत अकारांत शब्द होता है। अकारांत शब्द यदि आपके द्विगु समास से बना हुआ शब्द लास्ट में अकारांत है तो वो आपका द्विगु समासांत अकारांत शब्द होगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा अष्टाध्याय, तो स्टार्टिंग में देखो अष्ट दिया गया है, तो पहला पद अर्थात संख्यावाची दिया गया है। दूसरा शब्द है इसका अध्याय, अध्याय वो एक संज्ञावाची शब्द है, तो यहां पर ये द्विगु समास वाला शब्द हुआ। अब बात करते हैं अकारांत की। द्विगु समास से बना हुआ शब्द जिसके अंत में ए हो वो आपका द्विगु समासांत अकारांत शब्द हुआ। जैसे ये दिया गया है तो यहां पर ये में अंतिम वर्ण क्या है, ए है, तो इसीलिए तो ये द्विगु समासांत अकारांत शब्द हुआ। ऐसी स्थिति में हम ये का लोप नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर ये का लोप हो जाता है, लेकिन एक और नियम यहां पर साथ में था कि ये से पूर्व आधा व्यंजन वर्ण होना चाहिए, जबकि यहां ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम सीधे ही अष्टाध्याय में गीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, अष्टाध्यायी। ठीक इसी प्रकार त्रिलोक प्लस गीप, यहां पर भी देखो त्रि दिया गया है, त्रि यानी तीन और लोक यानी संसार, अर्थात तीन संसारों का समूह या तीनों लोकों का समूह। तो यहां पर देखो स्टार्टिंग में पहला वर्ण संख्यावाची, दूसरा वर्ण यानी दूसरा जो शब्द दिया गया है वो क्या है, संज्ञावाची। तो इस तरह से ये शब्द हुआ हमारा द्विगु समासान, यानी इस शब्द में द्विगु समास है। अब अंत में कै में क्या दिया गया है, ए दिया गया है, तो ये हुआ अकारांत। तो इस शब्द में हम गीप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो त्रिलोक प्लस गीप, और गीप प्रत्यय का क्या शेष बचता है, ई शेष बचता है। तो त्रिलोक में जब ई का प्रयोग करेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, त्रिलोकी। तो इस तरह से स्टूडेंट ये कुछ गीप प्रत्यय के नियम थे जिनको आप पढ़ सकते हैं। आप इन्हें पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।